देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कि मई के आरंभ काल में जो ग्रहों का योगा योग आपकी कर्क राशि, चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए किस प्रकार का बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए, कर्क राशि वालों, इस समय भाग्य की सपोर्ट बहुत ज़रूरत है और भाग्य की सपोर्ट यदि आपको मिल जाए तो चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं और आपको लगातार कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करना पड़ेगा जो भाग्य की सपोर्ट आपको मिलती रहे। शनि मंगल का टकराव इस वक्त लगातार मई के आरंभ काल में आपके भाग्य में कहीं ना कहीं स्थितियों को कभी अच्छा, कभी धूप, कभी छांव वाली स्थिति को बनाता दिखाई दे रहा है। और यदि आप अपने जीवन में भाग्य की कृपा चाहते हैं तो इस वक्त दृढ़ विश्वास की आवश्यकता है। विश्वास को डगमगाने मत देना। आपका विश्वास ही है जो कठिन से कठिन डगर से भी आपको निकाल कर ले जाएगा। लेकिन इस वक्त क्योंकि भाग्य में शनि महाराज मंगल की युति चल रही है, बृहस्पति महाराज 12वें भाव में बैठे हुए कहीं ना कहीं थोड़ा पेनल्टी डालते दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए सत्यनिष्ठ रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन में व्यसन न लाएं। नेगेटिव भाव सोचना कहीं ना कहीं आपकी राशि के दिनों इस समय में इस वक्त कहीं ना कहीं आपके रास्ते को थोड़ा भयंकर बना सकता है, भारी बना सकता है। वैसे इस समय कई पॉजिटिव प्रकार के ग्रहों का योग भी बना हुआ है। लाभ की स्थिति अच्छी बनी हुई है। सूर्य अकेले बैठकर कहीं ना कहीं आपके लिए लाभ का रास्ता खोलते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गलत दोस्तों के चक्कर में, क्योंकि मंगल इन आरंभ काल में, मई के आरंभ काल में अस्त हो जाएंगे। सूर्य के साथ योग बना के बैठे हुए हैं और वो अस्त होते ही कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपने पद से भटकने के योग बनते दिखाई देंगे। तो पद से मत भटकना, व्यसनों में मत फंसना और यदि अपने बड़ों का खास तौर पर ध्यान रखते हुए, आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करोगे तो ये समय आपके लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये समय आपके लिए परीक्षा का भी है और बहुत सारे परीक्षा का समय भी आपके पास आता दिखाई देगा। ऐसे में अपने विश्वास को ना डगमगाने दें और बोलने में जल्दी ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत जल्दी अपने ओपिनियन को समक्ष ना रखें। कोई भी भाव अपने मस्तिष्क में बहुत जल्दी ना आए। अनुभव के द्वारा ही कार्य करना हमेशा सिद्ध होता है, अच्छा होता है, और बिना अनुभव के कुछ भी ऐसा ही अनर्गल प्रलाप करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक बन सकता है। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस समय ग्रहों का बाह्य स्वरूप जो है वो आपने समझा। अब कहाँ, कब, कौन सा दिन आपके लिए अच्छा रहेगा, प्रकाश वाला रहेगा, कहाँ आपको थोड़ा सा रिजर्व होकर चलने की ज़रूरत है, वो सारी बातें हमसे समझ लीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 तारीख शुक्रवार की। शुक्रवार का अवसर और ऐसे में पूर्णिमा का सुंदर योग बन रहा है। वैशाख पूर्णिमा का योग बन रहा है और उस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए ग्रहों की स्थिति काफ़ी मामलों में अच्छी दिखाई देती है, काफ़ी अच्छी। जी हाँ, जिस प्रकार का ग्रहों का योगा योग बना हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सफलता की गारंटी देने के बहुत अच्छे आयाम बनाता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से स्वास्थ्य के लिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या कुछ ना कुछ बनती दिखाई देगी बार बार। तो हो सके तो कुछ अनाज इत्यादि को भिगो कर, यदि जौ इत्यादि को भिगो कर गौशाला में भिजवा दें या महामृत्युंजय मंत्र का जप कर लें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन सत्यव्रत भी है और साथ साथ वैशाख पूर्णिमा का योग भी बना हुआ है और साथ साथ इस दिन पीपल की उत्पत्ति की भी शास्त्र में कथा बताई गई है। वैशाख पूर्णिमा अपने आप में बहुत सिद्ध मुहूर्त है। ये वैशाख पूर्णिमा के दिन यदि स्नान कर लिया जाए, गंगा में, तीर्थ जलों में स्नान कर लिया जाए तो कहा जाता है कई प्रकार से कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। इस दिन ब्राह्मणों को तिल में कुछ मीठा मिलाकर दान करना, शास्त्र में कलश में भरकर तिल और मीठा, गुड़ इत्यादि का दान करना भी बड़ा श्रेष्ठ कहा गया है। शास्त्र के दृष्टिकोण से इस दिन सत्यव्रत भी है। इस बार तो पूर्णिमा और सत्यव्रत के सुंदर योग बना हुआ है। गज केसरी योग का निर्माण भी है। तो ऐसे में सुंदर रूप से भगवान सत्यनारायण की कथा, उनका नाम का स्मरण अवश्य करना चाहिए। ओम नमो नारायणाय। कथा, ये वास्तविक तौर पर जो सत्यनारायण कथा है वो केवल टेस्टिमनी है, वो महात्म का पाठ है कि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उसके जीवन में इस प्रकार का कष्ट था, उसने भगवान का व्रत किया। लेकिन उस कथा में, व्रत कथा में कहीं भी विधान नहीं उपस्थित किया गया किस प्रकार से व्रत करना है, कैसे बैठना है, क्या स्मरण करना है। ओम नमो नारायणाय। इसका दिन बस स्तवन करें, गुस्सा ना करें, क्रोध करें न करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और हो सके तो भगवान विष्णु की षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत कदली इत्यादि, चूरमे इत्यादि का
जो भोग है वो भगवान को, कसार को बनाकर भगवान को उपस्थित किया जाना चाहिए, ब्राह्मणों की पूजा की जानी चाहिए, संत विद्वानों का आशीर्वाद लेने का प्रयास करना चाहिए और समस्त बंधु बांधवों के साथ मिलकर इस सत्यनारायण कथा का श्रवण करना चाहिए। इस दिन एक बहुत अद्भुत योग बनता है जिसको कहा जाता है वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल का पूजन। शास्त्रों की कथा के अनुसार से कहा जाता है कि इस दिन पीपल की उत्पत्ति भी हुई है। कहा जाता है कि अनादिकाल में पुराणों में जो कथा आती है कि राक्षसों का अनाचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो पूरे त्रिलोकी पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए व्यवस्था बना चुके। तो ऐसे में समस्त देवता जो उनके अधीन आ चुके थे, तो देवता जगह जगह भागे फिर रहे थे। तो ऐसे में समस्त त्रैलोकी की शक्तियों ने एक पेड़ की उत्पत्ति की जिसको पीपल कहा जाता है। उसके मूल में ब्रह्मा ने निवास किया, उनकी जो मुख्य तना था उसके अंदर भगवान विष्णु ने वास किया, उनकी शाखाओं में भगवान शिव का वास हुआ और पत्तों के अंदर कहा जाता है कि समस्त देवताओं ने वास किया। उस समय में देखिए, समय का ही समय बड़ा बलवान है। समय के अनुसार से कार्य करने का हमें प्रयास करना चाहिए और समय के अनुसार से इसलिए पीपल को बड़ा श्रेष्ठ कहा गया। पीपल के अंदर स्वयं भगवान विष्णु महालक्ष्मी के साथ विराजते हैं कहा जाता है। तो इस दिन शनिवार के दिन तो विशेष तौर पर शनि के यदि ग्रह खराब चल रहे हों किसी के, तो उस दिन अवश्य पीपल का पूजन, पीपल के पेड़ के पास जाकर अवश्य कुछ न कुछ दिया इत्यादि अर्पित करने का शास्त्र में विधान जो बताया गया है बड़ा श्रेष्ठ है। कलिकाल में कहा जाता है कि पीपल का वृक्ष जो है सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का सृजन करता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। पुराने काल में इसलिए पीपल, बड़ इत्यादि का वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता था। लेकिन आज हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे तथाकथित तौर पर विद्वान आए जिन्होंने इस देश की संस्कृति को समझा नहीं। देखिए, पीपल का पेड़ जो है ना, वो उसके अंदर जो बीज भी उत्पन्न होता है वो हज़ारों लाखों पेड़ों से जो निकलता है वो पूरे संसार के जितने पक्षी इत्यादि उनको भोजन भी देता है। लेकिन इस देश में आज़ादी के बाद ऐसी संस्कृति बनी कि गुलमोहर, यूकलिप्टस और कीकर इनको लगाने की व्यवस्था बनाई गई, क्योंकि वो अंग्रेज़ जो छोड़ के गए थे इस देश में ऐसी औलादों को कि जिन्होंने इस देश के लिए सोचा नहीं, इस देश की संस्कृति को हमेशा तिलांजलि देने का ही सोचा। पीपल का पेड़ की उत्पत्ति आज मॉडर्न साइंस भी कहती है कि पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कोई दे सकता है तो पीपल का पेड़ ही दे सकता है, क्योंकि सबसे विशाल वृक्ष माना जाता है। उसके पत्ते इतने घने होते हैं और उसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। और तो और इसका आध्यात्मिक महत्व भी शास्त्र के अनुसार से अद्भुत कहा जाता है कि इसीलिए क्योंकि भगवान समस्त देवताओं का मूल के अंदर ब्रह्मा जी का और तने के अंदर भगवान विष्णु का जो वास है और साथ साथ शाखाओं में शिव का और समस्त पत्तों में जो देवताओं का वास है, उसीलिए इस पेड़ को कभी भी काटने की साथ शास्त्र में विशेष आज्ञा की शास्त्र के अनुसार से कभी नहीं काटना चाहिए। एक घटना आपको हम बताते हैं। दिल्ली के अंदर एक घटना घटी, करीब आज से करीब 35 साल पुरानी घटना है। दिल्ली के एयरपोर्ट के ऊपर लगातार कुछ न कुछ घटनाएं चल रही थी और मेन एक्सीडेंट हो जा रहे थे बहुत ज़्यादा। उन दिनों एक हेलीकॉप्टर सर्विस होती थी भारत सरकार की और उसके हेड जो थे वो हमारे पिताजी के पास आए, उनको लेकर आया और उन्होंने बताया कि एक पीपल का पेड़ था जो वहाँ किसी न किसी कारण से जब बड़ा सेक्शन बन रहा था वहाँ काट दिया गया था। उसके बाद से ये दुर्घटनाएँ लगातार हो रही हैं। हमें याद है कि हम अपने पिताजी के साथ, अपने समस्त ब्राह्मणों के साथ जाकर वहाँ यज्ञ किए उस एयरड्रोम पे, भारत दिल्ली के एयरड्रोम के ऊपर, और वहाँ जाकर उस पीपल के पेड़ की जो अशुभ प्रभाव था उसको शांत किया और सत्य माने। उसके बाद उन दिनों जो घटनाएं चल रही थी, आज से करीब हम 35 साल पुरानी घटना आपके समक्ष ये रख रहे हैं, और उसके बाद वो घटना वहाँ घटनी काफ़ी दिन तक बंद हो गई। तो ये सत्य माने कि ये जो शास्त्र के अंदर निषेध है, इस बात का हमको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग पीपल को ऐसे ही जब ये उत्पत्ति हो गई, जो आमतौर पे पीपल की उत्पत्ति जो होती है वो घर से दूर लगानी चाहिए। घर के अंदर लाके पीपल को कभी लगाने का हमेशा शास्त्र में निषेध कहा गया है कि घर के अंदर। कारण है उसका कि रात्रि में पीपल का वृक्ष जब बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके अंदर से जो शाखाएँ निकलेंगी वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं नेगेटिव भाव भी उत्पन्न कर देती हैं रात्रि के समय। दिन में पीपल का पेड़ बड़ा पवित्र है, छाया में उसके बैठना चाहिए, लेकिन रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे जाकर विश्राम करना भी निषेध कहा गया है शास्त्र के दृष्टिकोण से। अब उसका मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यदि इंटरप्रिटेशन देंगे तो उसके कारण ये है कि रात्रि में जितना ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा उससे ज़्यादा उतनी ज़्यादा नेगेटिव जो एनर्जीज़ हैं उसके नीचे से उत्सर्जन होगा उसके अंदर। और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर तो ऐसा कहा है, कई लोगों ने,
कि रात्रि में ऑक्सीजन भी छोड़ता है पेड़, लेकिन उसके ऊपर कई सारी कंट्रोवर्सीज़ है। उसका पेड़ जितना बड़ा होगा उतना रात्रि में उसके अंदर से नेगेटिव उत्सर्जन भी होने के योग बन जाएंगे, इसीलिए उसके नीचे जाकर कई बार सांस फूलने की समस्याएं उत्पन्न होने के योग बन जाते हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में इस बात का ध्यान रखा, और बात माने उसके जो एरोड्रोप वाली हम बात बता रहे थे, वहाँ जाकर यज्ञ करने से बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी ठीक हुई। आज भी जब हम बात करना चाह रहे थे कि बहुत सारे घरों में और बहुत सारे ऑफिसेज के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर पीपल का पेड़ काट दिया जाता है, तो उसका एक विधान है कि कैसे पीपल के पेड़ को काटना है। अगर पीपल का पेड़ आ गया है, वैसे तो उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए, अगर उत्पन्न हो गया है तो बाल्यकाल में ही जब छोटा पेड़ हो तभी उठाकर उसको कहीं ना कहीं किसी साफ सुथरी जगह में लगा दें, वो अच्छा रहेगा। और यदि नहीं कर पाए हैं, बड़ा हो गया है, तो फिर उसका एक पूरा विधान है कि किस प्रकार से उस पीपल की पूजा करने के बाद, वहाँ उसको आमंत्रण देने के बाद किस प्रकार से दोष निरूपण करने के जो शास्त्र में विधान बताए गए हैं उसके अनुसार से ही करना चाहिए। आज तो मॉडर्न साइंस ने भी इस बात को प्रभाव कर दिया है कि जितने भी प्रकृति की दत्त ये चीज़ें हैं, इन सब में भी प्राण है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि केवल आप में ही प्राण है, मनुष्य में ही प्राण है। तो आज जो हमारे एक बोस साहब हुए, साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण किया है, समझाया है कि पेड़ों के अंदर भी प्राण होते हैं, जो भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से कहती आई है। तो आप इस बात को अच्छे समझें कि इस दिन अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य पूर्णिमा के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन आपको क्या कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी प्राप्ति के निमित्त किसी धर्मस्थल पर जाकर अवश्य इस दिन पीपल का रोपण करें, भगवान विष्णु की तरह उसका पूजन करें, और कम से कम हर रविवार को छोड़कर बाकी 6 दिनों में पीपल को पानी अवश्य डालना चाहिए। रविवार के दिन पीपल को नहीं छूना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। रविवार के दिन यदि पीपल को छुएंगे, उनका स्पर्श करेंगे, शनिवार को अवश्य स्पर्श करें, लेकिन रविवार को यदि स्पर्श करेंगे पीपल के पेड़ के, तो क्या होगा, दरिद्रता आपके घर में आ जाएगी। उस दिन दरिद्रता के रूप में महालक्ष्मी जो है, वो भगवती लक्ष्मी जो है, भगवान विष्णु के साथ विराजती है पीपल के पेड़ के अंदर। अभी कुछ दिन पहले हमारे बहुत सारे लोग जो है, अब कथाओं को तो समझना ही नहीं चाहते हैं लोग। भारतीय संस्कृति में एक एक समय का काल गणना का पूरा महत्व क्या होगा, कैसे होगा, उसका वर्णन कथाओं के माध्यम से बताया गया है। लेकिन आज तथाकथित तौर पर जो लोग हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, उन कथाओं को समझना भी नहीं चाहते, सुनने भी नहीं चाहते। जब कभी हम कथा इसमें बीच में लाते हैं, ज्योतिष के अनुसार से कथा है, मुहूर्त ज्योतिष का विषय है, और ये सारी बातें मुहूर्त के अंदर है। कुछ लोग कमेंट करके अपनी टिप्पणी, विशेष टिप्पणी यहाँ उपस्थित करने का बात करते हैं कि ज्योतिष को कथाओं के साथ ना जोड़े, अलग से बताएं। अरे भैया, ज्योतिष के अंदर यदि समझना चाहते हैं तो ज्योतिष केवल काल गणना जो है उसको बहुत बढ़िया तरह से इन समस्त पुराण इत्यादि, वेद इत्यादि समस्त ग्रंथों में इसी प्रकार से बताया गया है। इसको समझने की आवश्यकता है। कैसे समझेंगे? अब हमने आपको कहा कि शनिवार को पीपल के पेड़ को अवश्य स्पर्श करना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए, लेकिन रविवार के दिन पीपल को छूना भी नहीं चाहिए, जल भी नहीं देना चाहिए। तो कैसे समझ में आएगी लोगों को बातें, ये बातें? ज्योतिष का मुहूर्त का ही विषय है, और नहीं मानते तो हम कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट करो, जाओ लेटो, पीपल के साथ छुओ, गले मिलो जाके रविवार के दिन, और किसी धनाढ़ व्यक्ति को जिसकी रोज लॉटरी खुलती हो उसको ये एक्सपेरिमेंट करना देखा लो। नहीं मानते हैं तो हाथ कंगन को आरसी, क्या पढ़े लिखे को तो समझ में आने की कुछ दिन में दिमाग ठिकाने आ ही जाएगा। तो इस बात को शास्त्र के अनुसार से समझने का प्रयास करें। तो जो महालक्ष्मी की उपासना करना चाहते हैं तो इस शुक्रवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन, एक सिद्ध स्थल पर जाकर पीपल का पेड़ लाकर वहाँ रोपित करने का प्रयास करें, और सुंदर रूप से किसी धर्मस्थल पर जाकर, किसी पार्क में जाकर, घर से थोड़ा दूर जाकर वहाँ उसको रोपित करने का प्रयास रोपित कीजिए, और उसका रविवार को छोड़कर बाकी सब दिन उसको पानी इत्यादि समस्त उसकी व्यवस्था करें। जितना पीपल का पेड़ वो ग्रो करेगा उतनी ज़्यादा आपके लिए सुंदर रूप से उसे आपको समृद्धि प्राप्त होने के योग बनेंगे, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। शनि खराब चल रहा हो तो कहा जाता है कि शनिवार के दिन हनुमान जी को, या मंगलवार के दिन पीपल के पत्तों, जितनी आपकी आयु उतने पत्ते लेकर उस पर राम राम लिखकर, ओम हंग हनुमते लिखकर हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। शनि के तमाम दोष दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ कहा जाता है कि शनि को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन अवश्य पीपल के पेड़ के पास जाकर क्या करना चाहिए, एक दिया जलाकर तिल के तेल का और काला धागा, जितनी आपकी हाइट हो, उसको ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः या ओम नमो नारायण इस मंत्र का स्तवन करते हुए पीपल के को प्रदक्षिणा करते हुए बांध देना चाहिए। और पीपल की कम से कम 7 प्रदक्षिणा लगाने का शास्त्र में नियम है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा, और आपके जीवन में समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे।
2 तारीख को शनिवार का सुंदर योग पड़ रहा है और ज्येष्ठ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा आरंभ हो रही है और प्रतिपदा से और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर बहुत सुंदर रूप से तैयार है। बुध के सामने विराजमान है चंद्रमा और साथ साथ बुध के सामने ही जो ग्रहों का योगा योग बना हुआ है, सूर्य बुध का युति होकर बुध आदित्य योग बड़े सुंदर रूप से बुध अस्त नहीं हुए हैं। ऐसे में सुंदर योग बनकर जो तैयार है ये कहीं ना कहीं आपके कामों में सफलता देने का सुंदर योग बनाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त यदि ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव देखें तो काफ़ी रूप में अच्छा दिखाई देता है। जो सूर्य है वो उच्च के होकर बैठे हुए हैं, शुक्र कहीं ना कहीं स्वग्रही होकर विराजमान होकर आपकी राशि में बड़ा सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो ये समस्त ग्रह कहीं ना कहीं आपकी राशि में प्रगति का रास्ता खुलते दिखाई दे रहे हैं। शनिवार का अवसर है और शनि इस वक्त आपके भाग्य में मंगल के साथ द्वंद्व युद्ध में उपस्थित हैं, तो इसलिए शनि को थोड़ा मनाने का अवश्य प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन शनि की प्रसन्नता के लिए थोड़े से तिल ले जाकर एक तिल का दिया और साथ में तिल का ढेर लगाकर किसी पीपल के पेड़ के पास जाकर दिया प्रज्वलित कर दीजिए। भगवान की कृपा से शनि महाराज प्रसन्न होंगे, शनि के तमाम दुष्प्रभाव जीवन से दूर होने के अवश्य कोई ना कोई योग अवश्य बनाएंगे। 3 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, द्वितीया तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस दिन बुध महाराज अस्त होने जा रहे हैं और साथ साथ चंद्रमा भी परिवर्तन करने का योग आपकी राशि में बनाते दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों के परिवर्तनों से आपके लिए कुछ मिश्रित सा प्रभाव उत्पन्न होता दिखाई दे रहा है। एक तो आपकी राशि में थोड़ा मन को आपको बल देने की आवश्यकता है। देखिए, आपकी राशि इस वक्त आपके लिए विजय का योग बनाकर तैयार कर रही है। विजय का योग डेफिनेटली सुंदर रूप से आपकी राशि में बनकर तैयार है, लेकिन समस्या ये है कि इस वक्त आपका मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं भटक रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। और सत्य मानो यदि चलोगे तो विश्वास कर लो कि आपके लिए कल्याण का योग बहुत बढ़िया रूप से बनकर तैयार हो रहा है। बुध का ये परिवर्तन यदि आपकी राशि के दृष्टिकोण से आप समझो तो बड़ा ही अजीब दिखाई देता है। बुध इस दिन अस्त होने जा रहे हैं और ये आने वाले कुछ दिन तक सूर्य के बिल्कुल सन्निकट जाते जाते दिखाई देंगे और ये अस्त होने के योग बनाएंगे, यानी सुबह के समय पर अब आपको जब निकल कर आप देखेंगे तो बुध दिखाई नहीं देगा। ये बुध का अस्त होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो कहीं ना कहीं धन हानि होने के योग बना रहा है। ये कहीं ना कहीं आपकी राशि जो आपसी संबंध है, बड़ों के साथ संबंध है, उनके लिए कहीं ना कहीं उनमें द्वंद्व उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। सूर्य के साथ बना हुआ कहीं ना कहीं ग्रह, इस बात का ध्यान रखना कि अपने घर में बड़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करें। पिता के साथ अपने संबंधों को ठीक रखने का प्रयास करें। किसी न किसी कारण से आपकी ग्रह इस वक्त आपके लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखें, गलत तक प्रवृत्त ना हो। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से इन ग्रहों की युति ऐसी है क्योंकि शनि महाराज मंगल के साथ बैठे हुए हैं भाग्य में और बुध का अस्त हो जाना तो और शुक्र का कहीं ना कहीं अपनी राशि में चला जाना, बृहस्पति का अपने एक विशेष पेनल्टी भाव में चले जाना, ये कहीं ना कहीं आपको व्यसनों की तरफ आकर्षित करता दिखाई दे। गलत रास्तों की तरफ आप ज़्यादा भागते दिखाई देंगे। कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं खींच कर और गलत रास्तों की तरफ जाना, गलत भोजन करना, तामसिकता की तरफ जाना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक योग बना सकता है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए कार्य करने पड़ेंगे। उपाय के तौर पर इस समय कुछ दिनों एक काम करें, विशेष तौर पे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गरीब लोगों की जितनी सेवा हो सके वो करने का प्रयास करें। कोई गरीब मजदूर मिल जाए तो अपनी तरफ से उसकी सेवा कर दीजिए, कुछ ना कुछ हेल्प कर दीजिए। कहीं ना कहीं किसी को आवश्यकता हो तो थोड़ा सहयोग करने का प्रयास करें, तो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा। भोजन संबंधी चीज़ों का भी दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ है। तो कर्क राशि वालों, 4 तारीख को सोमवार का सुंदर योग पड़ रहा है। तृतीया तिथि इस दिन विद्यमान है, सर्वार्थ सिद्ध योग साथ में बना हुआ है। राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो ये समय आपके लिए कहीं ना कहीं यदि आप विश्वास करके कार्य करें तो बहुत सारी चीज़ों को अपने फेवर में लाने की स्थिति बन सकते हैं। ध्यान रखना, इस वक्त जो हिम्मत है वो यदि आप जगाए रखो। चंद्रमा इस वक्त बहुत कमज़ोर अवस्था, आपकी राशि के स्वामी है चंद्रमा, और वो कम से कम आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो योग बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर अवस्था में है। शुक्र के बिल्कुल सम्मुख है, ये बहुत अच्छा है, यानी विजय की गारंटी देने की तरफ है, लेकिन आप शायद अपने ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो कहा जाता है अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह के टाइम बना हुआ है, तो इसलिए जल्दी से उठें, स्नान करें, जो भी कार्य मन में सोच रखा है उस पर पूरी तरह से तल्लीनता से लगने का प्रयास करें। आधे मन से कोई भी कार्य करना कभी भी सफलता की तरफ नहीं ले जाता है। कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप बीच में हिम्मत तोड़ रहे हैं, तो ऐसा ना करें। हो सके तो पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें। थोड़ा हल्दी का दान किसी धर्मस्थल पर जाकर करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से सबसे श्रेष्ठ योग बना सकता है। 5 तारीख का दिन मंगलवार का दिन है और उस दिन चतुर्थी तिथि विद्यमान है और राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई प्रकार के सुंदर योग बनकर तैयार हुए हैं।
इस दिन अंगारक योग बना हुआ है, मंगल का जन्म दिवस है और साथ साथ चतुर्थी का योग बना हुआ है और जेठ की चतुर्थी समस्त कष्टों को हरने वाली मानी जाती है। इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण योग बनकर तैयार है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना, बाकी सब कुछ आ जाएगा। बाकी जो कुछ इच्छा करोगे वो सब कुछ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा, कर्क राशि वालों को इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। स्वास्थ्य आमतौर पर हल्की समस्या है, उसको तुरंत अच्छे से ठीक करने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के संबंध में ठीक रखने के लिए चने की दाल का दान या चने का दान करना, भुने हुए चनों का दान करना, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। इस दिन गजकेसरी योग भी बनकर तैयार हो रहा है, जो कहीं ना कहीं आपके लिए धन के मामले में बड़ा पॉजिटिव रहने के योग अवश्य बनाता दिखाई दे रहा है। जेठ के महीने में जितने मंगल आते हैं ना, उनको बड़ा मंगल कहा जाता है, बुढ़वा मंगल के रूप में जाना जाता है। और ये बुढ़वा मंगल अपने आप में बहुत ही सिद्ध मुहूर्त है। और देव योग से इस बार जो है, जो मलमास है, जो पुरुषोत्तम मास है, जेठ में ही पड़ गया है। और ये जेठ के जो 4 मंगल पड़ने का योग था, इस बार 8 मंगल पड़ रहे हैं। यानी इस बार से आरंभ होकर करीब करीब 23 जून तक 8 मंगल पड़ेंगे, बुढ़वा मंगल पड़ेंगे, समस्त श्रेष्ठ मंगल है। और शास्त्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण कहा जाता है कि भगवान राम के काल में इसी तिथि पे, जेठ के मंगल पर ही भगवान राम का सबसे पहले भगवान हनुमान जी को दर्शन हुआ था। तो इसलिए बड़े बड़े मंगल के रूप में इनको माना जाता है। और ऐसे में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ भी उपाय करें, और एक बात मान के चलें, भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति के अनुसार से इस वक्त 2 ही देव ऐसे हैं कि जो विशेष तौर पर आपके समस्त मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। एक तो विशेष तौर पर कहा जाता है हनुमान जी, और देवता चित्तन अधरई हनुमत से ही सर्व सुख करे। तो उनको विशेष तौर पर प्रसन्न करने का आपको यथाउचित भाव। सब देवताएं जो है अपने अपने काल लीला के लिए आते हैं और लीला के बाद अपने अपने धाम को चले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी हम सबकी रक्षा करने के लिए, हम सबको भक्ति में लगाए रखने के लिए, हम सब पर कृपा करने के लिए इस धरा पे आज भी विद्यमान है। और इस कलिकाल में समय समय पर लोग उनके दर्शन करते आए हैं और किए भी हैं। तो इसलिए आप भी बड़ी श्रद्धा के साथ इन बड़े मंगलों पर जो जेठ में पड़ रहे हैं, यथाउचित भाव से भगवान का स्मरण करने का प्रयास को संबंध में बताएंगे। लेकिन इस बार मंगल का एक और विशेष योग बनकर चतुर्थी है। वैशाख के महीने में चतुर्थी का योग बन रहा है, जो चतुर्थी के साथ साथ इस दिन जो ग्रहों का योग बनेगा, तिथिया जो चतुर्थी तिथि है वो मंगल के साथ पड़ रही है। ये अंगारक योग हो गया। अंगारक योग यानी मंगल का जन्मदिन। मंगल है कौन? कई कथा शास्त्र में विद्यमान है, कई लोग भारद्वाज ऋषि के साथ से भी इनकी उत्पत्ति मानते हैं, लेकिन आदि स्कंद पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि भगवती जब सती, माँ भगवती दुर्गा सती जो हैं, वो जब दक्ष के यज्ञ में गई तो वहाँ सती हो गई, क्योंकि वहाँ उनका अपमान किया गया, भगवान शिव का अपमान किया गया। तो वो अपने आप को उस अपराध से, अपने आप उस जो पिता को बचाने के लिए कहा जाता है कि यज्ञ में समर्पित हो गई थी। जब भगवान शिव को ये पता चला तो उन्होंने वीरभद्र को भेजा। कहा जाता है भगवान शंकर के पसीना जब पृथ्वी पर पड़ा, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ, लाल अंगारे के स्वरूप में बालक था, उन्हीं का नाम वीरभद्र था। और वीरभद्र ने जाकर उस यज्ञ का विध्वंस किया और वहाँ पर जाकर कहा जाता है दक्ष को दंड दिया। और फिर दक्ष को दंड देने के बाद पुनः भगवती के शरीर को लेकर भगवान शंकर के समक्ष उपस्थित हुए। कालांतर में वही जो वीरभद्र थे वही पृथ्वी से उत्पन्न हुए, अंगारे के रूप में उत्पन्न हुए और भगवान शिव के आशीर्वाद से मंगल बने। तो ये मंगल का जन्मदिवस भी हुआ। अंगारक चतुर्थी जो है इसको मंगल का जन्मदिवस ही माना जाता है। बाद में उन्होंने तपस्या कर भगवान गणेश को भी प्रसन्न किया और भगवान गणेश की कृपा से भी अंगारक चतुर्थी के दिन पे उनको विशेष योग बनता है। तो मंगल जिनकी कुंडली में खराब, उनको विशेष तौर पर हनुमान जी को प्रसन्न इस दिन करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल दोष शांत करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल के तमाम कष्टों से निवृत्त करने का योग बहुत सुंदर है। तो इसलिए इस दिन विशेष तौर पर चतुर्थी के दिन हनुमान जी को सुंदर रूप से चोला चढ़ाएं। गणेश जी को भी सुंदर रूप से कई जगहों में आज भी व्यवस्था है कि वहाँ पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। अंगारक चतुर्थी के रूप में इन दोनों की उपासना सुंदर रूप से करना बड़ा कल्याण कर रहे हैं। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन विशेष तौर पर एक कार्यक्रम रखा है कि जिसके अंदर सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, मंगल ग्रह शांति यज्ञ रहेगा। जो मांगलिक लोग हैं, जिनके कहीं ना कहीं विभाग में समस्याएं उत्पन्न होने की स्थिति ठीक ही नहीं हो रही है, तो इन पूरे के पूरे जो ये बड़े मंगल के योग पढ़ रहे हैं, इसमें सुंदरकांड का पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ करिए, करवाइए।
माँ भगवती कृपा से हमने ऐसा देखा, एक बहुत सारे केस आते रहते हैं आश्रम पे, बहुत सारे कष्ट वाले योग आते रहते हैं। हमने जिनको भी ये उपाय बताया हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाने का, तो सुंदर रूप से सिद्ध मूर्ति हम जो आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध मूर्ति है विवेकानंद आश्रम में, वहाँ आकर जिन्होंने भी जो इस व्यवस्था करी, लड़की की शादी नहीं हो रही थी, सब बड़ी श्रद्धा से पूरे इस मास के अंदर उन्होंने ये कार्य किया। आप सत्य माने कुछ ही दिनों में भगवती की कृपा से, भगवान की कृपा से उनका जो कष्ट था वो कटा और भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से उनकी मनोरथ सिद्ध होने के योग बने। तो यदि ऐसा कोई योग भगवान न करे किसी कुंडली में हो तो उसको ठीक करने के लिए सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाना, मंगल ग्रह के विशेष मंत्रों का इन अंगारक चतुर्थी से आरंभ होगा, बड़े मंगलों का जितना योग बन रहा है उसमें करने का प्रयास कीजिए। सिद्ध है कि इससे कष्ट निवृत्ति का सुंदर योग अवश्य बनेगा। तो बड़ा मंगल तो इस बार जो पढ़ रहे हैं पूरे 8 बड़े मंगल पढ़ेंगे, तो इसके कार्यक्रम भी जो विवेकानंद योगाश्रम पर रहेगा ही रहेगा। तो आप सब उनका निमंत्रण हम आपको समय समय पर देते ही रहते हैं, तो आप सब लोग अपने स्थान को आरक्षित कर कर सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में भाग लें। माँ भगवती कृपा से कष्ट निवृत्ति का योग सुंदर रूप से बनेगा। कर्क राशि 6 तारीख बुधवार का दिन है, 4 चतुर्थी और पंचमी तिथि का योग बन रहा है। चतुर्थी थोड़ी वृद्धि की तरफ चलेगी, उसके बाद पंचमी का योग बन जाएगा। इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कीर्ति योग बनकर आपकी राशि में बहुत बढ़िया से तैयार हो रहा है, लेकिन फिर भी कहेंगे थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सब चीज़ें आपकी राशि में अनुकूल चलती दिखाई दे रही हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को लेकर एकदम एग्रेसिव ना हो, शांत होकर चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सब आपका कल्याण चाहते हैं। और कर्क राशि वालों के साथ तो बड़ा सुंदर योग ये रहता है कि सबके दिल को जीतने वाले ही लोग होते हैं। जहाँ भी खड़े हो जाएँ तो वहाँ लोग इनके अपने आप इनके हाव भाव से इनकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकते हैं। बस आपको चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। इस वक्त जो है ग्रहों का योगायोग थोड़ी सी आपको जल्दी करता दिखाई दे रहा है। इस समय ग्रहों का परिवर्तन का एक और योग बन रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो वक्री हो रहा है हर्षल ग्रह, यूरेनस ग्रह जो है आपकी राशि में इस वक्त जहाँ चल रहे हैं वहाँ से अपने परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और इस यूरेनस के परिवर्तन के अनुसार से आने वाले कुछ समय में कुछ अच्छे योग आपकी राशि में सपोर्ट करने की तरफ आ सकते हैं। जैसा हमने कहा कि आपकी राशि की प्रवृत्ति ऐसी है कि अनायास ही लोग आपसे आकर्षित होने की तरफ जा सकते हैं, आपसे प्रभावित होने के योग बन सकते हैं। और ये समय आपकी राशि में उन लोगों से लाभ लेने का है, मित्रता को बढ़ाने की तरफ योग इस वक्त जो यूरेनस प्लैनेट है ना, बड़ी लंबी चौड़ी इसकी ऑर्बिट मानी जाती है और ये ग्रह बहुत लंबे समय तक एक ही राशि में रुक के रहता है और आगे पीछे जिस प्रकार की स्थिति बनती रहती है इसको नवीन ग्रह माना जाता है। इसका संस्कृत के अंदर जो ग्रह योग विशेष तौर पर रहा जाता है, इसको हर्षल भी कहा जाता है। इसके कई सारे जो योगा योग जो है वो विशेष तौर पर संबंध रखते हैं, शनि के समान ही इसकी जो प्रभाव रहते हैं। तो ऐसे में इस ग्रह के प्रभाव से आपकी राशि के दृष्टिकोण से 11वें भाव में जो योग इस वक्त बनकर तैयार हो रहा है वक्रावस्था में जाकर, वो कहीं ना कहीं बड़े लोगों से कहीं ना कहीं आपको लाभ देने की स्थिति बना सकता है। तो इसका लाभ लेने का आप तैयार करें। जैसे ही बृहस्पति परिवर्तन होगा आने वाले टाइम में इस ग्रह के कारण से आपको बड़ा लाभ प्राप्ति के योग इस वर्ष देखने को मिल सकते हैं, जो उसका पूर्ण लाभ कर्क राशि वालों को लेने के लिए अवश्य कुछ न कुछ अच्छा पॉजिटिव करने का प्रयास करना चाहिए। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो नेगेटिव प्रभाव चल रहा है वो मंगल और शनि का चल रहा है। उनको ठीक करने के लिए हो सके तो श्री गणेश का लगातार पूजन करें, गणेश जी को कभी कभी सिंदूर अर्पित कर दिया करें। बुधवार का दिन है, उस दिन चढ़ाना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। 7 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, पंचमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखें तो रवि योग भी बनकर तैयार हो रहा है, जो नए कार्यों को आरंभ करने के लिए अच्छा समय बनाता दिखाई दे रहा है। देखिए रवि योग साथ में आपकी राशि में गजकेसरी योग, दोनों शुभ योग बड़े सुंदर रूप से विद्यमान हैं। बस खर्चे को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार चीज़ें बड़ी महंगी सफलता की तरफ ले भी जाती हैं, लाभ भी देती है, लेकिन महंगी पड़ जाती हैं। क्यों? कारण यह है कि इस वक्त राहु का संबंध जिस प्रकार से आपकी राशि में, केतु का संबंध जो आपकी राशि में बना हुआ है, वो चीज़ों को बहुत तेज गति से करने की तरफ जा रहा है। देखिए बहुत तेज गति जल्दी काम होता है ना शैतान का, इस बात का आपको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। जब राशि के दृष्टिकोण से, ग्रहों के दृष्टिकोण से आपकी राशि में इस वक्त गोचर का प्रभाव ऐसा बना हुआ है कि लाभ देने की पूरी गारंटी ग्रह ले रहे हैं, तो जल्दीबाजी किस बात की? आराम से धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए।
तो इस बात को समझते हुए यदि आप कार्य कर लेंगे तो ये विशेष तौर पर आपने 2-3 दिन से अनुभव भी किया हुआ, जिस कार्य में जल्दी किया काम तो हुआ लेकिन फिर कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। तो इसलिए रुक कर समझ कर धीरे धीरे करने का प्रयास करें। समय आया है तो कहीं ना कहीं लाभ दे के जाएगा। गुरुजन का पूजन, बड़े लोगों का सम्मान, सबसे पहले वाणी से सम्मान रखने का प्रयास करें। इन दिनों कहीं ना कहीं वाणी जो है वो कैंची की तरह चल रही है और वो सामने वाले को कहीं ना कहीं आघात कर सकती है, और वो आघात कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो अपराध वही हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। 8 तारीख का दिन शुक्रवार का सुंदर योग लेकर आया है और उस दिन षष्ठी तिथि विद्यमान है और साथ साथ ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग भी बन रहा है। ये परिवर्तन देखा जाए तो आपके अंदर सीधा रास्ता समझ में आने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। कई बार क्या होता है कि रास्ता टेढ़ा मेढ़े बने होते हैं और हम समझने के लिए उसको लाख प्रयास करते हैं लेकिन चीज़ें समझ में नहीं आती, और कई दिन ऐसे समय ऐसे होते हैं कि चीज़ बिल्कुल क्लियर में ऐसी हो जाती है, दिमाग में एक छाप बन गई, अरे नहीं यही होना है, ऐसे ही करना है। तो आपके लिए मनोमस्तिष्क में ऐसे विचार आते दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल रास्ता ठीक दिखाई दे रहे हैं। दोपहर से पहले का समय आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ दिखाई देता है, उसका आपको सदुपयोग पूर्ण रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। दोपहर के बाद थोड़ा सा भद्रा काल है तो नए कार्यों की तरफ जाने से बचना चाहिए। इस दिन शुक्र ग्रह नक्षत्र परिवर्तन करने की तरफ अग्रसित हो रहे हैं। मंगल के नक्षत्र में कहीं ना कहीं वो जाते दिखाई दे रहे हैं और ये आपकी एनर्जी को बढ़ाएंगे। देखिए बुध अस्त हो चुके हैं, शुक्र कहीं ना कहीं मंगल के साथ जिस प्रकार का मंगल के नक्षत्र में जाके योग बनाएंगे, ये कहीं ना कहीं आग में घी डालने का प्रयास कर सकता है। गलत लोग गलत तरफ ले जाने की तरफ आपको फंसाने का योग बना सकते हैं। तो इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि गलत जो कबाब और शबाब जो है उनके चक्करों में इन दिनों आपके लिए नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो गलत संगत से बिल्कुल अपने आप को कर्क राशि वालों बचा के रखने का प्रयास करना। बहुत जल्दी इधर से उधर भागना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, संसार में कुछ नहीं मिलता है। और संसार में समस्या क्या होता है कि लौट के बुद्धू घर को ही आते हैं। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। और बुद्ध इस वक्त चीज़ों को मिसमैनेज करने की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र कहीं ना कहीं भूख जगाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा वासना से अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 9 तारीख का दिन शनिवार का दिन है, सप्तमी तिथि इस दिन विद्यमान है और इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। कालाष्टमी का सुंदर योग भी बन रहा है और ग्रह नक्षत्र आपके लिए कई मामलों में फेवर करते भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये फेवर आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है, लेकिन इस वक्त थोड़े खर्चों पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बातों में ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि जो है वो आपकी सोच ही ऐसी हो गई है कि इस तरफ जो हाथ बड़ा, जैसे कई बार हाथ खुला हुआ होता है, तो हाथ खुले को क्या होता है कि कई बार चीज़ें मन कर भी कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो इस वक्त बेकार के खर्चों से अपने आप को बचाने का प्रयास करना चाहिए। कई बार आपकी इस वक्त ऐसी चीज़ें हो गई हैं, आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना हुआ है कि नहीं वहाँ पे मुख से निकल गया तो अब लेना ही है ना, ऐसा मत कीजिए ना। मुख से निकलने के बाद बुद्धि का उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बृहस्पति, केतु, ये सब ग्रह जो आपकी राशि के अनुसार से बने हुए हैं, शनि मंगल का योग जिस प्रकार से बना हुआ है, ये सब के सब कहीं ना कहीं थोड़ा सा अड़ियल स्वभाव आपके अंदर ला रहे हैं। और बृहस्पति के 12वें भाव में होने के कारण से कहीं ना कहीं बुद्धि जो है वो वही आपकी जो भाव जो है, बुद्धि जो है वही कहीं ना कहीं दुश्मन बनी हुई है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ों को सदुपयोग करते हुए कार्य करने का प्रयास करें। कालाष्टमी है, सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिर में जाकर हो सके तो भगवान शिव का सुंदर तिल युक्त दूध से या तिल युक्त जल से अभिषेक करने का प्रयास करें। आपके शनि मंगल का भी दोष दूर होगा, भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलेगा, अनिष्टों को दूर करने का योग भी बड़े सुंदर रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। 10 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, अष्टमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ बनाते की तरफ अग्रसित करते दिखाई दे रहे हैं। जो आपने सोचा था उस पर पूरी तरह से कार्य कर लेंगे तो बहुत अच्छा सा कहीं ना कहीं योग आने वाले 2-3 दिन में बना देंगे, क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि चंद्रमा पर उपस्थित हो चुकी है और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बड़ा अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप टल मटोल करेंगे, क्योंकि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त आने वाले 2-3 दिन आधा कच्चा आधा पक्का मन ऐसा डालमोडामडोल रहेगा। सुबह जो विचार किया है ना उस पर अमल रहते हुए कार्य करना। इस वक्त ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण ऐसा है कि दिन का पहला भाग जो विचार करके मन में आ रहा है, यदि आने वाले 2-3 दिन उसके अनुसार से देश काल परिस्थिति के अनुसार से कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पंचक इस दिन से आरंभ हो रहा है, ध्यान रखना है अननेसेसरी के कार्यों को नहीं करना है, एकत्रीकरण का कार्य नहीं करना है, तृण एकत्र करने का कार्य करना किसी प्रकार भी ठीक नहीं रहेगा। थोड़ी आग इत्यादि
के योग आने वाले कुछ दिनों में ज़्यादा बनते दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए आग से थोड़ा सा बचाव रखते हुए कार्य करें। ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा है और वो कहीं ना कहीं थोड़ा उपद्रव का योग भी मंगल शनि के कारण से बनता दिखाई दे रहा है। तो उन समस्त कष्टों को दूर करने के लिए हो सके तो थोड़ा सा जल का दान करने का प्रयास करें, वो अच्छा रहेगा। तो ये ग्रहों का परिवर्तन जो आपने समझा, ये वास्तविक तौर पर राशि के अनुसार से तो जाना ही जा सकता है, लेकिन ज्योतिष इतनी सूक्ष्म है कि उसको जितना ज़्यादा गहन अध्ययन करेंगे उसके द्वारा आप बहुत सारी बातों को गहनतम रूप से देख सकते हैं। बहुत सारे लोग हमारे इस चैनल पर व्हाट्सएप के माध्यम से कहते हैं कि आपके बताए हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो वास्तविक तौर पर हमारे साथ नहीं घट रही हैं। देखिए, आपकी ज्योतिष सपोज किसी जन्म राशि के अनुसार से, आपने राशि के अनुसार से भी जाना, आपको बड़ा अच्छा जो भाव था वो समझाया गया, लेकिन वो सब कुछ ग्रहों का अच्छा प्रभाव होते हुए भी यदि घटनाक्रम आपके अनुरूप नहीं हो रहा है या आपको कोई बाधा लगातार दिखाई दे रही है, उसका कारण बहुत कुछ हो सकते हैं। वैसे तो जीवन के अंदर जो कुछ भी हमको प्राप्त होता है अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। आपकी जन्मपत्री के अनुसार से जन्मपत्री है क्या, सबसे पहले उसको ये समझना पड़ेगा। आप एक समय पर जन्म लेते हैं और उस समय पर जब हम जन्मपत्री बनाते हैं तो वो आपका आपकी बैलेंस शीट है, आपका लेखा जोखा है जो आपने पूर्व अर्जित कर्म के अनुसार से प्राप्त किया है। ठीक है ना जी, जो आपने पूर्व जन्म में सीखा देखा उसके अनुसार से जो कुछ भी किया उसके अनुसार से आपको वो भाव प्राप्त हुआ। और उस समय में जब आप जन्म ले रहे हैं तो जो कर्म का पुण्य पाप जो कुछ भी लेकर आप आए हैं पिछले काल से, उसका लेखा जोखा वहाँ उपस्थित कर दिया जाता है और उसके अनुसार से आपकी जो कुछ जीवन में घटनाक्रम हो रहे होते हैं वहाँ ज्योतिष की गणनाओं के अनुसार से बताया जाता है। आप हर रोज़ कुछ ना कुछ शुभ कर रहे हैं, हर रोज़ कुछ ना कुछ अशुभ आपके हाथों से हो रहा है, और वो भी तो वास्तविक तौर पर कहीं ना कहीं स्थितियों को बदलने की तरफ जा रहा है। अच्छा या खराब, उसका आपको अपने आप स्वयं अनुसंधान करना पड़ेगा। यदि आपके द्वारा अच्छा हो ही चला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं कर्म आपको शुभ करने की तरफ प्रेरित कर रहा है, और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी आपके द्वारा कहीं ना कहीं दुष्कर्म हो ही चले जा रहे हैं। क्योंकि शास्त्र कहता है ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तो वो कहीं ना कहीं तो प्राप्त हो रहे हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ग्रहों का जो परिवर्तन है वो हम राशि के अनुसार से तो आपको बता ही देते हैं, लेकिन नित्य प्रति घटनाएं, क्या दशाएं चल रही हैं, क्या अंतर दशाएं चल रही हैं, उसका भी वास्तविक तौर पर बहुत बड़ा महत्व है, बहुत ज़बरदस्त महत्व है। यदि उसको हम पूरी तरह से अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ सार्वभौमिक तौर पर हर व्यक्ति की कुंडली तो नहीं बताई जा सकती। तो यहाँ जन्मपत्री के अनुसार से, आपकी राशि के अनुसार से, आपकी लग्न के अनुसार से हम जो कुछ गोचर का प्रभाव है, यानी गोचर का मतलब होता है आजकल जो ग्रह चल रहे हैं, सूर्य जिस राशि में चल रहे हैं, चंद्रमा आज कहाँ गया, इसके अलावा मंगल का परिवर्तन कहाँ हुआ, नक्षत्रों के अनुसार से कौन से ग्रह किस नक्षत्र में गोचर में यानी प्रत्यक्ष प्रेजेंट स्टेट के लिए अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है, वो इस जो राशि के माध्यम से, लग्न के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। लेकिन उनके बाद भी आपकी जन्मपत्री में से इसको ऐसा मान लीजिए कि अभी बृहस्पति बहुत अच्छी प्रभाव में आने वाले हैं, बृहस्पति उच्च के होने वाले हैं, और उसके उच्च के होने के बाद जब राशि में तो उसका बहुत बढ़िया प्रभाव दिखाई देगा बाह्य तौर पर। लेकिन यदि आपकी अपनी जन्मपत्री के अंदर बृहस्पति अस्त होकर बैठे हैं, कोई प्रभाव ही नहीं है, बृहस्पति बहुत क्षीणस्थ अवस्था में बैठे हैं, या शनि जो सबसे नेगेटिव ग्रह माने जाते हैं वो हमेशा के लिए ही सबसे बढ़िया भाव में बैठे हैं, योगकार होकर बैठे हैं, राहु जो बहुत ज़्यादा अशुभ प्रभाव करते हैं, लेकिन यदि किसी की कुंडली में शुभ होकर बैठ गए हैं या अशुभ होकर बैठ गए हैं तो वो गोचर में भी उसके प्रभाव को आपके जन्म में, आपके जीवन काल में नहीं आने देंगे। तो इन सब का भी गहन अध्ययन करना पड़ता है, और उसके बाद ही आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो हम कुछ बताते हैं वो तो बाह्य जो स्थिति है उसको देखते हुए बता देते हैं, लेकिन वो बिल्कुल प्रत्यक्ष है। तो आप ये ना समझे, यदि आपकी कुंडली में योग बन रहा है शुभ होने का और उसके बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रहा, तो कुछ ना कुछ रास्ता आपको रेमेडियल एस्पेक्ट तुरंत करना पड़ेगा, और उसको कर लोगे तो जीवन में सुख प्राप्त कर लोगे। नहीं तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया, ऐसे ही रुदन में ये समय निकल जाएगा। तो रुदन में समय ना निकालें, उसको परिवर्तन करने की तरफ राह चलने का प्रयास करें। ये समय कालांतर में जो प्राप्त हुआ है ये हमको आनंद के लिए प्राप्त हुआ है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त हुआ है, और ऐसे ही इसको व्यर्थ में निकाल देंगे, भोग में निकाल देंगे तो कुछ नहीं, आगे जाके तरक्की नहीं मिलने वाली। फिर वो 84 की योनि में फंस जाएंगे, भटकते भटकते करोड़ों वर्ष बाद जाकर फिर मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। नहीं तो इसलिए कोशिश ये करें अपने जीवन को सफलता के तरफ ले जाने के लिए भारतीय विज्ञान की, भारतीय वेद विज्ञान की इतनी सुंदर जो निधि है जिसको ज्योतिष विज्ञान कहा जाता है, उसको हमें समझने की आवश्यकता है। उसके अनुसार से अपने जीवन का के समय को समझकर परिवर्तन करने के लिए सही तरफ अपने
वो कर्म को लगाने की आवश्यकता है, तब हम सब कुछ कर सकते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि हमारे जीवन में लाभ होना था, दक्षिण की तरफ हम जा रहे हैं किसी और दिशा में धक्के खाने के लिए, और फिर भटकते भटकते पृथ्वी तो गोल है, कहीं ना कहीं आखिरी में आएंगे उस जगह पर प्राप्त करने के लिए। तो ऐसा भटकाव क्यों? तो सही दिशा सही समय पर ज्ञान हो जाए तो ये ज्योतिष विज्ञान का सबसे बढ़िया प्रभाव है। इसको सही समय से अनुसार करने का प्रयास कीजिए। और जो हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से हर रोज़ आपके समक्ष विभिन्न पंचांग के अनुसार से जो कुछ भारतीय संस्कृति में, भारतीय पुराणों में जो उत्सव इत्यादि बताए गए हैं, उनको समझने की भी आवश्यकता है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो जो उपाय बताते हैं वो पौराणिक उपाय ही बताने का प्रयास करते हैं। जो पुराण इत्यादि में कथाओं के माध्यम से जो हमारे भारतीय जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वहाँ इंगित किया है, कोई कपोल कल्पित नहीं है। ये टेस्टिमनीज हैं, ये अनुभव है कि उस व्यक्ति ने कैसे अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कौन सा खास उपाय किया। अभी शनि जयंती आ रही है। शनि जयंती के दिन कहा जाता है कि जो अमावस्या के दिन, जेठ की अमावस्या के दिन शनि जयंती के अवसर पर भगवान का सुंदर भजन कर ले तो उसके समस्त जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। और आजकल क्या हो गया है कि हम प्रधान देवताओं की उपासना छोड़कर हर चौक पे जो अलग अलग आधुनिक मंदिर खुल गए हैं वहाँ जाके फंस जाते हैं। कोई शनि पर 10 टीन तेल चढ़वा रहा है, कोई 100 टीन चढ़वा रहा है, कोई ना कोई कुछ और करवा रहा है, कोई मतलब अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न करने के लिए जो शास्त्र में वर्णित, शास्त्र में कहाँ इस प्रकार की बातें आई है कि शनि का मंदिर बना दो, शनि को भगवान से भी ऊपर का दर्जा दे दो। इस प्रकार से नवग्रहों की उपासना, नवग्रहों के मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, उनके अनुसार करने की व्यवस्था है। लेकिन जो पूजन मुख्य तौर पर किया जाता है वो प्रधान देवताओं का ही किया जाने की व्यवस्था है, तो उनके अनुसार ही उनको ठीक करने का प्रयास करें। तो हम अपने आश्रम पे इस बार एक बड़ा कार्यक्रम रखने जा रहे हैं। शनि जयंती पर 100 पाठ हनुमान चालीसा के, करीब 8 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। 100 पाठ हनुमान चालीसा के किए जाएंगे। और ये जेठ का मास वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है। आप सत्य माने, उस दिन हम शनि ग्रह शांति महायज्ञ का भी आयोजन करने जा रहे हैं विवेकानंद आश्रम पर शनि जयंती के अवसर पर। उस दिन बड़े वृहद रूप से सुंदर रूप से शनि ग्रह शांति के निमित्त यज्ञ रहेगा। शनि की 108 नामों के द्वारा आहुति दी जाएगी। शनि स्तोत्र का पाठ रहेगा, शनि के वेद मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के बीज मंत्रों का पाठ रहेगा, शनि के तंत्रोक्त मंत्रों के द्वारा आहुति प्रदान की जाएगी। तिल के द्वारा सबसे श्रेष्ठ आहुति शास्त्र के अनुसार से वर्णित की गई है कि शनि ग्रह के तमाम दोषों को शांत करने के लिए ये कार्य किए जाने चाहिए और इससे बहुत सारे अनिष्टों को दूर करने का सुंदर योग बन जाएगा। तो आइए हमारे साथ इन समस्त कार्यक्रमों में भाग लें। और पूरे इस जेठ मास में, क्योंकि जेठ मास में जितने मंगल आते हैं उनको बड़े मंगल कहा जाता है, और इस बार तो सौभाग्य ऐसा बन रहा है कि जेठ के मंगल में जो योग ग्रहों का योगा योग बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि आप बहुत सारे परिवर्तन की तरफ ग्रह जाएंगे। शनि मंगल का टकराव समाप्त होने के बाद बावजूद बृहस्पति परिवर्तन करके बहुत सुंदर योग बना देंगे। और इसके साथ साथ एक और ग्रहों का योग बन रहा है कि इस बार मास में 5 शनिवार पड़ने वाले हैं। 5 शनिवारों की युति जेठ के महीने में कहीं ना कहीं अशुभ योग बनाती, प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती। कहीं ना कहीं जो घटनाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं परेशान कर सकती हैं। तो ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप इत्यादि, और तो और कहीं न कहीं राष्ट्र द्वेष के कारण से कुछ बड़े बड़े लोगों का भी अहित होने के योग शास्त्र के दृष्टिकोण से बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश ये करें, आमतौर पे लोग गर्मियों की छुट्टी में घूमने चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इधर से उधर घूमते हैं। इस बार थोड़ा शांति से ध्यान से रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ग्रहों की युति कहीं ना कहीं कुछ अशुभ होने की तरफ भी, यानी कुछ भयावह स्थिति उत्पन्न होने के योग भी बनाती दिखाई दे रही है। तो शांत होकर थोड़ा सा परमात्मा का भजन करें और जहाँ जाना जाएं बिल्कुल, लेकिन परमात्मा का अपने साथ रखने का प्रयास करें। भगवत भजन से कहीं ना कहीं जो भार है, जो सूली है, वो कहीं ना कहीं छोटा कांटे के रूप में उपस्थित हो जाती है। एक बड़ा भयंकर कष्ट जो है वो छोटे से रूप में कहीं ना कहीं वो निमित्त मात्र में उपस्थित होकर ग्रह का योग पूरा कर देता है। तो इसलिए अपनी कालगणना को सही समझते हुए हमारे साथ जुड़े। हमारे कार्यक्रम में से बहुत सारे प्रश्नों को जो आप लोग करना चाहते हैं, हम लोग लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों के प्रश्न आ ही रहे हैं, हम उन सब के समाधान देने का प्रयास कर रहे हैं। और आप जुड़ते रहिए, कार्यक्रमों में सम्मिलित होते रहिए। माँ भगवती कृपा से आपकी